नमस्ते, वेलकम टू तेजस्वी मीडिया। భాగ్యనగరం వేదికగా విశ్వ సంఘ్ శిబిరంలో చాలా మంది ఇతర దేశాల నుంచి కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో సంఘ్ ప్రముఖులే కావచ్చు, చాలా మంది హిందూ బంధువులు అయితే వచ్చారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీరామ్ जी। जय श्री राम जी। आप किधर से आए हैं? आप मैं जापान से आया हूँ। ओके। आपके मेन उद्देश्य क्या है? इस शिविर का मैसेज क्या दे रहे हैं आप? मेन मैसेज मेरा ये है कि यहाँ पर आप देखिए, सब गुजरात से कोई है, कोई तेलुगु से है, कोई तमिलनाडु से है, मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूँ। सब एक एक होके, एक भारतीय होके, एक हिंदू होके रह रहे हैं। सो हिंदू शुड रिमेन यूनाइटेड। हिंदू एकता सर्वोपरि। वी आर ऑल वन। वी आर वन। और हम वसुधैव कुटुंबकम पे ही काम करते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया भर से लोग आए हुए हैं और एक परिवार की तरह ही रह रहे हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए। और उसका अगला फिर यह है कि सेवा परमो धर्म, कि मानव सेवा ही माधव सेवा। तो हम सब इकट्ठे रहें, एक रहें, मजबूत रहें, अपने आप को शिक्षित रखें, अनुशासित रखें, ताकि हम समाज को, पूरे विश्व को सुंदर और अच्छा बना सकें। भारत में संगठित करने के लिए बहुत ऐसे प्रोग्राम्स लगा रहे हैं आप। अब देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हिंदू हिंदू लोग। सो उसको क्या मैसेज देते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, हर हर प्रत्येक हिंदू अपनी इंडिविजुअल जवाबदारी को भी पहले अच्छे से निभाए। इंडिविजुअल जवाबदारी में वो अपने आप को एजुकेटेड रखे, अवेयर रखे सारी चीजों से, और फिजिकली भी अपने आप को ट्रेन करें, ताकि हर समस्या से जो है जूझने के लिए वो रेडी रहे, और इंडिविजुअली को रेडी रहे, और दूसरा कनेक्टेड रहे, सबसे साथ मिलकर रहे। अगर हम एक मुट्ठी में रहेंगे तो हम एक बड़ी ताकत बन के रहेंगे। तो भारत में संघ प्रमुख, संघ की कार्यकर्ता बहुत सारे आदमी इधर आ रहे हैं, और विदेश से 79 कंट्रीज से बहुत सारे संघ कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं इसके बारे में? हाँ जी, हम लोग जो है अलग अलग जानकारियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो दूसरे देशों में जो कार्यकर्ता, कुछ उनकी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ अगर हमारा कुछ अच्छा प्रतिफल निकला है तो वो हम बाकी और से साझा कर रहे हैं। तो इससे एक तो हमें नई जानकारी मिलती है, कुछ नई सोच जो है हमारे में डेवलप होती है, और सबसे मुख्य बात एक नई ऊर्जा मिलती है। वी फील रिचार्ज, कि वापस जाके और ऊर्जा के साथ काम को करेंगे, फैलाएंगे और बढ़ाएंगे। तो जापान में हिंदुओं का हालत कैसे रहते हैं, कैसे है उधर जीवन के विधान? जापान में मैं मानता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जापान में हूँ, क्योंकि जापान में हिंदुओं को काफी सम्मान के साथ देखा जाता है, मिला जाता है। जापानी लोग वैसे भी भारतीयों के प्रति बहुत सम्मानजनक रवैया रखते हैं, और हमें पूरा फ्रीडम है जापान में, किसी प्रकार का हमें कोई बंधन नहीं है। मैं दिवाली पे भी बड़े आराम से पटाखे फोड़ सकता हूँ उधर जापान में। मैं कभी कभी मजाक करता हूँ कि जापान में हम राम राज्य में रह रहे हैं। वहाँ हम घरों में ताले भी नहीं लगाते। कभी बाहर अगर गए एक दिन के लिए या कुछ भी सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा कोई चोरी चकारी का भी डर नहीं रहता है। इधर जापान में आपके परिवार और सारे इंडियंस उधर है। उधर प्रधानी मोदी के बारे में बात करें तो आप क्या बोलते हैं? उधर उसके मदद से उधर बहुत आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उधर जापान में। उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। 2014 के पहले जापान में जो रवैया इंडिया और इंडियंस के प्रति रहता था, ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जैसा रहता था कि ये लोग सेम रोहिंग्या। अस्त व्यस्त हैं, मतलब ये दे विल आस्क फॉर फंड्स ओनली, नथिंग। बट आफ्टर मोदी इट्स टोटली चेंज। They are seeing India is growing, especially digital payments, technology, innovation, growth, startup, and especially Pradhan Mantri Modi has been seen as a rock star in Japan. So he has a huge fan following among the Japanese people. So whenever he comes to Japan, there's a mob of Japanese people who surrounds them. So even for us, we have to struggle to get a glimpse of him. तो ये संघ के बारे में आप कितने आदमी आ रहे हैं ये शिविर के लिए? जापान से हम लोग करीबन 38 लोग आए हैं। हाँ। कितने दिन से आए हैं आप इधर? हम लोग 25 से यहाँ पे हैं। लगभग 5 दिनों के लिए हम लोग यहाँ रहेंगे। उधर जाने के बाद आपका प्रणाली का क्या है? उधर करने का वर्क क्या है आपका? बिल्कुल। अभी जैसे नववर्ष आएगा मार्च में, उसके पहले हमारी एनुअल बैठक होगी। उसमें हम लोग पूरा आने वाले वर्ष की गतिविधियों का प्लान करेंगे कि कहाँ कैसे करना है। यहाँ से भी काफी कुछ सीख के जा रहे हैं, तो कुछ चीजें जो यहाँ हमें जानने को मिली, उसका प्रयोग हम जापान में भी करेंगे। इंडिया में आपका परिवार किधर रहते हैं आपका? जी, मेरे माता पिता इंदौर मध्य प्रदेश में रहते हैं। हाँ। ओके। तो मध्य प्रदेश में सारे हिंदू भाई बहनों भी बहुत सारे आदमी रहते थे, और एवरी स्टेट में कम्युनल इश्यूज प्रॉब्लम हो रहे हैं। हिंदुओं को आप क्या मैसेज दे सकते इसके बारे में? बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बोलूं, मध्य प्रदेश में वैसे देखा जाए तो हिंदू अच्छी संख्या में है, और सरकार भी सकारात्मक है, लेकिन उसके बाद भी अभी 2025 फरवरी मार्च की बात है, एक कोई क्रिकेट का मैच हुआ था, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था
तो उसमें कुछ लोगों ने जो है अपने भारत के वर्ल्ड कप की जीत पे पटाखे फोड़े थे वो। तो वहाँ अचानक से जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए आउट ऑफ नोवेयर। तो ऐसी भी अचानक से कुछ विपत्तियाँ आ सकती है। इसलिए हिंदुओं को संगठित रहना और अपने आप को प्रशिक्षित करके रहना बहुत आवश्यक है। नेशनल एंथम पढ़ने के लिए बहुत सारे आदमी को तकलीफ हो रहा है, एक एक टीम को, पर्टिकुलर सेक्शन को। उसके बारे में क्या बोल सकते हैं उसको? मुझे लगता है कि उन्हें अगर भारत के नेशनल एंथम से समस्या है, तो जिस अलग किसी देश के नेशनल एंथम अगर पसंद आता है तो वहाँ जाके रहें वो। यस, यस। अगर भारत में रहना है तो भारत का जो गीत है, गान है, उसको तो गाना ही पड़ेगा। उसके प्रति सम्मान करना ही पड़ेगा। तिरंगा है, भारतीय गान है, राष्ट्रगान, राष्ट्र किताब, ये सब के प्रति सम्मान दिखाना ज़रूरी है। और 50 वर्ष पहले कभी कुछ अगर कन्वर्ट हो गए हों, लेकिन है तो हम सब एक ही खून के, तो उनको उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। आपको बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ, दीपू चंद्र दास के लिए ये न्यूज़ सुनने के बाद आप क्या क्या बोल सकते हो उसके उसके बारे में? ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर हम नहीं सुधरे, अगर हम अभी नहीं अवेयर हुए, तो कहीं न कहीं ये हमारा भविष्य भी हो सकता है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, वो हो सकता है भविष्य में भारत में भी हो। अगर हम संगठित ना रहे, अगर हम अपने आप को ऐसी विपरीत परिस्थिति के लिए हमने तैयार नहीं रखा, तो ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। हमें अपने आप को संगठित रखना बहुत आवश्यक है और बांग्लादेश की ये जो घटना है, इसको सबको मुखर होके इसको जो है क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। सिर्फ मैं हिंदू हूँ करके नहीं, अगर कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी मानव के प्रति संवेदना रखता है, उसको उस घटना का क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। आप जापान में रहते हैं, इधर इंडिया में जम्मू कश्मीर पहलगाम घटना के बारे में आप सुन के कैसे फील हो गए आप? जी, पहलगाम की जो घटना थी, वो बहुत ही विचलित करने वाली थी। क्योंकि वहाँ पर आप देखिए कि जो टूरिस्ट लोग थे, जिनकी वजह से लोगों की रोज़ी-रोटी चल रही है, उन्हीं को उन्होंने अटैक किया। अटैक करने भी में भी उन्होंने इतना बेरहमी से मारा, चुन-चुन के मारा, धर्म देख के पूछ के मारा, महिलाओं, बच्चों के सामने अलग करके मारा और उस बेशर्मी से मारा। उनमें ज़रा-सा भी साहस नहीं था कि हमारे जो वो फ़ोर्स है, फ़ोर्स के सामने जाते हो। उन्होंने कोई चोरी-छुपे ऐसी जगह ढूँढी जहाँ हमारा कोई जवान, कोई सैनिक नहीं था। दम होता तो वो सैनिक का सामना करते, जवानों का सामना करते। जवानों का सामना होता है तो खबर आ जाती है एनकाउंटर हुआ, 2 मारे गए, 3 मारे गए आतंकवादी। तो ये जो चीज़ें हैं इसलिए हमें जो है देखना पड़ता है और मतलब मुझे ये लगता है कि अब हमें भी उसी रूप में जो है तैयार रहना चाहिए। हम कहीं अगर घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ही चैनल के थ्रू जाना चाहिए जिन पे हम विश्वास कर सकें। फाइनली यस माध्यम से हिंदुओं को क्या मैसेज दे सकते हैं आप फाइनली? मैं हिंदुओं को दोबारा से फिर से यही कहूँगा कि आप हिंदुओं को संगठित करने का मतलब बहुत सारे हैं। हम आपस में मित्रता रखें, हम आपस में सज्जनों की तरह व्यवहार करें और एक सिविक सेंस जो है उसको वो डेवलप करें और जहाँ तक हो सके हम सतर्क रहें। ऐसी कोई भी घटना अगर हमारे पास अभी भले ही नहीं हो रही पर अगर हमें लग रहा है कि कोई किसी प्रकार का कोई योजना बना रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है, हम तुरंत उसके प्रति जो है आवाज़ उठाएँ और एक्शन लें। थैंक यू, भारत माता की जय। भारत माता की जय।